नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न। गांव की सरकार को चुनने के लिए वोटर्स दिखे उत्साहित। मतपेटियों में कैद प्रत्याशियों की किस्मत। बोर्ड परीक्षा में खराब परिणाम पर पहाड़ चढ़ेंगे टीचर्स। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नई नियमावली तैयार। शिक्षा विभाग के फैसले पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड में मिल रहे महिलाओं के लावारिस शवों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। विपक्ष बोला, प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल। पिछले 5 साल में 318 महिलाओं के शव बरामद। और हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद नगर निगम की परीक्षा। शहर में कांवड़ियों ने फैलाई गंदगी। 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाने में छूटे पसीने। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग हुई। गांव की सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में वोटर्स मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना कीमती वोट दिया। गढ़वाल मंडल के 26 और कुमाऊं मंडल के 23 विकास खंडों में कुल 17,829 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग संपन्न। गांव की सरकार चुनने के लिए वोटर्स दिखे उत्साहित। मतपेटियों में कैद प्रत्याशियों की किस्मत। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को मतदान हुआ। गढ़वाल मंडल के 26 और कुमाऊं मंडल के 23 विकास खंडों में कुल 17,829 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई। 5,823 पोलिंग बूथ पर 26 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गांव की सरकार बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए गांव की जनता ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया और अपनी कीमती वोट का प्रयोग किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान प्रतिशत की बात करें तो सुबह 10 बजे तक 11.72% मतदान हुआ। 12 बजे तक 27% मतदान हुआ। 2 बजे तक 41.87% वोटिंग हुई। वहीं शाम 4 बजे तक 55% मतदान हुआ। गांव की सरकार को चुनने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा के नगला तराई में मतदान किया। सीएम धामी के साथ ही उनकी माताजी भी मतदान केंद्र पहुंची और वहां अपना कीमती वोट दिया। वहीं मंत्री रेखा आर्य भी अपने परिवार के साथ सोमेश्वर में मतदान के लिए पहुंची। आम हो या खास, पंचायत चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के लिए वोटर्स में अलग ही उत्साह दिखा। वहीं पंचायत चुनाव के पहले चरण में हुई वोटिंग को देखते हुए बीजेपी अपनी जीत पक्की मानकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के सदस्यों के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिकृत किया है और इससे पहले, मतदान से पहले हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जो जिले में भ्रमण किया है उसके अनुसार उत्तराखंड की जनता का, ग्रामीण क्षेत्र की जनता का रुझान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब सबकी निगाहें पंचायत चुनाव के दूसरे चरण पर टिकी है। 28 जुलाई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और 31 जुलाई को परिणाम सामने आ जाएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बाजपुर में पंचायत चुनाव के दौरान एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। दरअसल एक पुरुष मतदाता को महिला बता दिया गया और मामला राजकीय प्राथमिक विद्यालय खमरिया के बूथ का है, जहां एक व्यक्ति वोटर पर्ची लेकर पहुंचा तो उसकी पहचान वोटर लिस्ट में मेल की जगह फीमेल दर्ज पाई गई। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद जब दस्तावेज और फोटो से उसकी पहचान सत्यापित की गई तब जाकर उसे वोट डालने की अनुमति दी गई। लेकिन ये घटना निर्वाचन प्रक्रिया की एक बड़ी लापरवाही को उजागर करती है। जी, परेशानी यह आई कि हमें जो अभी निर्वाचन आयोग ने जो किया या बीएलओ ने जो पर्ची में नाम डाला वो पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग डाल दिया और नाम में कंफ्यूजन कर दिया। अरविंद कुमार द्विवेदी की जगह अरविंद देवी कर दिया है, जिससे वहाँ हमें वोट डालने में बहुत दिक्कत आई। वोट डालने नहीं दे रहे थे। एजेंटों की सहमति से हमें वोट डालने दिया। कितनी हैरानी की बात है कि जिस पहाड़ के विकास का दावा उत्तराखंड सरकार करती है, उसी पहाड़ को सजा के तौर पर शिक्षा विभाग इस्तेमाल करने जा रहा है। दरअसल बोर्ड परीक्षा में खराब परिणाम आने पर शिक्षकों का ट्रांसफर पहाड़ पर कर दिया जाएगा। ऐसे में शिक्षा विभाग ने खुद पहाड़ पर विकास के दावों की पोल खोल दी है। ये रिपोर्ट देखिए।
पहाड़ पर विकास की शिक्षा विभाग ने खोली पोल। सजा के लिए होगा पहाड़ का इस्तेमाल। परीक्षा में खराब परिणाम पर टीचर्स चढ़ेंगे पहाड़। खराब प्रदर्शन की सजा आखिर पहाड़ क्यों? इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस पहाड़ के विकास के लिए उत्तराखंड अलग राज्य बना था, आज भी वो महज बयानों तक ही सीमित रह गया है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने खुद पहाड़ पर विकास के दावों की पोल खोल दी है। दरअसल शिक्षा विभाग शिक्षकों को सजा के तौर पर पहाड़ चढ़ाने जा रहा है। बोर्ड परीक्षा में खराब प्रदर्शन के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर पहाड़ पर कर दिया जाएगा, जो परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। यानी कि शिक्षा विभाग भी मान रहा है कि बीते 25 सालों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ। आज भी पहाड़ विकास की राह देख रहा है। आज भी अच्छा जीवन मैदानी क्षेत्रों में है, पहाड़ में नहीं। यही कारण है कि शिक्षा विभाग 2 सालों तक लगातार बोर्ड परीक्षा में खराब प्रदर्शन वाले शिक्षकों को पहाड़ पर भेजने का प्लान तैयार कर रहा है। अब शिक्षा विभाग के इस फैसले पर विपक्षी दल कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया कि आज भी पहाड़ की हालत वैसी ही है जैसी उत्तर प्रदेश के समय पर थी। मतलब पहाड़ ही रह गया। पनिशमेंट उत्तर प्रदेश के ज़माने में तो पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए उत्तराखंड मशहूर था ही कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नक्कारा, निकम्मा, भ्रष्ट इस तरह का अधिकारी हो तो उसको पहाड़ भेज दो, ये बड़ा जुमला वहाँ पर प्रचलित था। अब उत्तराखंड के अंदर भी मतलब ये सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि पहाड़ जो है वो ही हालत है पहाड़ की जो उत्तर प्रदेश में थी, वही हालत है। वहाँ स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सरकारी विभागों की वही हालत है जो उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी कि निकम्मे, निठल्ले, भ्रष्टाचारी, काम न करने वाले, उनको अगर सजा देनी है तो पहाड़ भेज दो। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि शिक्षा विभाग के इस फैसले का बीजेपी स्वागत कर रही है। बीजेपी का कहना है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। देखो, विषय ये है कि किस प्रकार से बोर्ड के परीक्षा परिणाम ठीक आवे और विद्यालय का परीक्षा परिणाम सुधरे। छात्रों के हित में किए गए कोई भी निर्णय, अगर वो छात्र के हित के निर्णय हैं, विद्यालय के हित के निर्णय हैं, तो उनको समाज भी स्वीकार करता है, उनको पब्लिक भी स्वीकार करती है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्रालय लगातार डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस व्यवस्था को ठीक करने के प्रयास में लगा हुआ है। कठिन चुनौती है क्योंकि एक तरफ जो है प्राइवेट स्कूल्स सरकारी विद्यालयों के लिए चुनौती बने हुए हैं, दूसरी तरफ जो है कई जगह जो है अलग अलग प्रकार के विषय के टीचर्स उपलब्ध नहीं हो पाते, तो वह भी एक चुनौती बने हुए। इन सब चुनौतियों के बीच में सरकार और मंत्रालय एक अच्छा करने का प्रयास कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि पहाड़ के विकास के लिए ही उत्तराखंड अलग राज्य बना था। पहाड़ तक विकास पहुंचे, इसके लिए उत्तर प्रदेश से अलग स्टेट का निर्माण हुआ था। लेकिन आज भी पहाड़ को सजा के तौर पर देखा जाता है। हालांकि सरकार पहाड़ पर विकास के लाख दावे तो करती है, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बातें कही जाती है, लेकिन आज शिक्षा विभाग ही सरकार को आईना दिखा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग शिक्षकों को सजा काटने के लिए पहाड़ चढ़ाने जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में मिल रहे महिलाओं के लावारिस शवों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में लावारिस लाशों का मिलना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 5 सालों में राज्य में 318 महिला शव मिले, जिनमें से 231 की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। यह आंकड़ा न केवल सिस्टम की खामियों को उजागर करता है, बल्कि महिला सुरक्षा और अपराध की रोकथाम पर सवाल भी खड़े करता है। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लावारिस लाशें जो प्रदेश में महिलाओं की मिली है 1 साल में, उनमें ये बड़े आश्चर्य की बात है, शिनाख्त ही नहीं हुई। बहुत कम लोगों की, 2-3-4% लोगों की शिनाख्त हुई है, बाकी महिलाओं की शिनाख्त ही नहीं हुई। कौन महिलाएं थी? इस राज्य में महिलाओं के गायब होने का, महिलाओं के अपहरण होने का, महिलाओं के विमेन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका आरोप लगातार लगता ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में
लावारिस लाशें महिलाओं की मिलना और उनकी शिनाख्त न होना, ये पुलिस की जो कार्य प्रणाली है और सिस्टम की जो कार्य प्रणाली है उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हरिद्वार में कांवड़ मेला भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन नगर निगम की असली परीक्षा अब शुरू हुई है, क्योंकि हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे 4.5 करोड़ कांवड़ यात्रियों ने शहर में करीब 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा छोड़ा है। ऐसे में कूड़ा निस्तारण स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ मेले के बाद अब शुरू हुई असली परीक्षा। 4.5 करोड़ कांवड़ यात्री वापस लौटे। हरिद्वार में 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा फैला। गंगा घाटों पर गंदगी का अंबार लगा। हरिद्वार में कांवड़ मेला तो खत्म हो चला है, मगर गंगा घाटों पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है, जिसे साफ करने का जिम्मा नगर निगम ने उठाया है। दरअसल 11 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे 4.5 करोड़ कांवड़ यात्रियों ने स्वच्छता का संदेश देने के बजाय जमकर गंदगी फैलाई है। कांवड़ यात्रियों ने खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक की बोतल, पॉलिथीन, कपड़े, जूते चप्पल जैसे सामान कूड़ेदान में डालने के बजाय सड़क और गंगा घाटों पर ही फेंक दिए, जिससे हरिद्वार शहर में करीब 10,000 मीट्रिक टन गंदगी फैल गई। इस गंदगी को साफ कर पहले जैसा बनाने में नगर निगम को कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त जरूर लगेगा। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने व्यापक स्तर पर अभियान की शुरुआत की है। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम ने अब तक करीब 8,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया है। इस महाअभियान में लगभग 1,000 सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं, जो दिन रात हरिद्वार को साफ सुथरा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। महानगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटे में हर की पौड़ी से लेकर सभी प्रमुख घाटों की सफाई पूरी कर ली जाएगी। इस बार क्योंकि कांवड़ में अत्यधिक भीड़ थी, पर हमने पूरे मेले के दौरान लगातार सफाई अभियान चलाया। हमने जो भी मैन पावर, जो भी हमारी प्लानिंग थी, कई बार गाड़ियों के आवागमन की भी समस्या हुई, तो हमने कंपोस्टेबल बैग्स के थ्रू कूड़ा उठाया ताकि कूड़े की विजिबिलिटी बहुत कम हो। तो उसी क्रम में हमारा क्योंकि लगातार सफाई होता रहा है, उसमें जितनी गाड़ियों की आवश्यकता है वो एज पर डिमांड हमने उसकी व्यवस्था भी कर ली है। जो मैन पावर लगेगा उसकी भी व्यवस्था कर ली है। ये मेला सकुशल संपन्न हुआ, इसका श्रेय अधिकारियों की कड़ी मेहनत को जाता है। खासकर नगर निगम ने जो सफाई व्यवस्था निभाई वो सराहनीय है। सभी कर्मचारी और अधिकारियों को समाज सेवी शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं ग्लोबल मीडिया के अपने सभी पदाधिकारियों को और खास करके नरेश तोमर जी, हमारे बेलवाल जी, सबको बधाई देना चाहूँगा, जो कमर कसकर लगातार 8 दिन तक कावड़ियों की सेवा के लिए सुबह 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक लगे रहे। उन्होंने सुबह भोजन वितरण किया और शाम को चाय पकौड़ी का वितरण जो उस कावड़ पटरी पे जिसपे अधिकतर कावड़ियां वहां से निकलते हैं और लाखों की संख्या में लोग निकल कर जाते हैं, ये उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हरिद्वार नगर निगम की ये मुहिम एक उदाहरण है कि अगर नियोजन और समर्पण साथ हो तो किसी भी बड़े आयोजन के बाद भी शहर को साफ सुथरा रखा जा सकता है। कांवड़ मेले की सफलता के बाद अब स्वच्छ हरिद्वार की ओर एक और मजबूत कदम उठाया जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। वहीं आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने उत्तराखंड पुलिस को कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने पर बधाई दी। इस मौके पर आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि इस साल कांवड़ यात्रा में पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा व्यवस्था थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। कांवड़ मार्ग से लेकर गंगा घाटों तक पुलिस ने कांवड़ियों का सहयोग किया और उन्होंने बताया कि 10,000 से अधिक पुलिस फोर्स, 22 पीएसी और 10 पैरामेट्रिक फोर्स तैनात थी। जो है कांवड़ यात्रा एक बेहद चुनौतीपूर्ण जो है इस बार की रही है, लेकिन पुलिस का प्रबंध काफ़ी बेहतर रहा है। सभी जो जितने कांवड़ यात्री जो आए हैं उन्होंने भी पुलिस के जो है सारे जो जितना पुलिस का अरेंजमेंट था उससे जो है काफ़ी सराहना किया है। हर कदम पे पुलिस जो है कांवड़ यात्रियों के साथ रही है, चाहे वो खोया पाया केंद्र हो, चाहे कई कांवड़ यात्री जो है घायल हुए, कई एक्सीडेंट्स की घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस हर कदम उनके साथ अस्पताल में हो कि वह उनकी जान बचाने में कई कांवड़ बह रहे थे तो कई कांवड़ यात्रियों की भी वैसे भी जान बचाई गई। ट्रैफिक के इंतज़ाम बहुत बेहतर तरीके से रहे। नए पार्किंग स्थल्स जो है इस बार डेवलप किए गए।
उधर हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रुड़की के भगवानपुर में खंड विकास कार्यालय और तहसील परिसर का औचक निरीक्षण किया। कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन की जांच की, साथ ही पेंडिंग पड़ी फाइल्स को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ कहा कि काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अभी तहसील भगवानपुर का उप जिलाधिकारी कार्यालय भगवानपुर और साथ ही अभी खंड विकास अधिकारी भगवानपुर का निरीक्षण किया जा रहा है और इसमें पेंडिंग कितनी कोर्ट के मैटर्स हैं, पेंडिंग शिकायतें कितनी हैं, क्या क्या उपस्थिति कैसी है कर्मचारियों की और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। जैसे यहाँ पर तहसील शिफ्ट भी होनी है तो उस क्रम में यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, आगे कैसे उसको शिफ्टिंग करेंगे और अब जो बारिश का सीज़न चल रहा है तो कहाँ से अधिक शिकायतें आ रही हैं जल भराव की। तो इस क्रम में आज समीक्षा की जा रही है, बैठक की जा रही है और निश्चित तौर पे आगे और कैसे हम बेहतर सुविधाएं कर सकते हैं उसको आज डिसाइड किया जाएगा। उत्तराखंड एसटीएफ ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 मैगजीन के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर रजत सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी को असम से गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र का रहने वाला है, जो पहले भी हथियारों की तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। एसटीएफ द्वारा जो 3 इलीगल वेपन्स के जो गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें कि एक पहला चीनू पंडित गैंग था, ग्रुप था, जिससे कि 3 पिस्टल और 1 CMP मिला था। फिर उसके बाद एक न्यूजीलैंड बेस्ड एक गैंग था और जो जिसका मास्टरमाइंड न्यूजीलैंड लोकेशन जिसकी है और उसमें 2 पिस्टल काशीपुर से बरामद हुए थे। उसी कड़ी में तीसरा गैंग है जिसमें कि ये खजान सिंह एक अरेस्ट हुआ है। ये बागवाला रुद्रपुर का रहने वाला है। पूर्व में भी इस पर मुकदमा है लूट का और इलीगल वेपन सेल का। इससे 8 पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जो हैं ये बरामद हुई हैं और इसके साथ जो 3 लोग और थे, युवराज, जगजीत और गुड्डू, ये 3 फरार हो गए हैं। तो ये वांटेड हैं हमारे। तो ये लोग मध्य प्रदेश से लेके आए थे पिस्टल। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसा एक और मामला इन दिनों चर्चाओं में है। बस फर्क इतना है कि ये युवती असम की थी और मौत ऋषिकेश खींच ले आई। दरअसल असम निवासी एक परिवार अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रहा है। मामला 4 जून का है, जब युवती RRB की परीक्षा देने के लिए दिल्ली पहुंची थी और वापस घर लौटने के बजाय अपने 2 दोस्तों के साथ ऋषिकेश कैंपिंग के लिए पहुंच गई और वहां युवती की मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है, लेकिन परिजन इसे हत्या बता रहे हैं और गहनता से जांच की मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं प्रेस वाले से कि ये भी हमारा एक बेटी है, पूरा भारत का बेटी है, तो पढ़ाया तो है, काफ़ी तकलीफ़ों के बाद इस लेवल पे आई थी लड़की कि 1-2 साल में कुछ ना कुछ अच्छा रैंक में आ जाती, मम्मी पापा को दोबारा, परिवार को भी देखती है, अपना कम्युनिटी को भी देखती है। ये हमारा इंडिविजुअल लॉस नहीं है, पूरा कम्युनिटी का लॉस है, देश का भी लॉस है। मैं कहूँगी इतना मेहनत से पढ़ाई करी, बीटेक क्लियर करना भी इतना आसान है नहीं, उतना दूर से पहाड़ों से आई है। फिर हमें प्रेस वालों से यही है कि इस चीज़ को मतलब जो बेटी बचाओ वाले मुहिम को ना आगे बढ़ाए और इनके जस्टिस के लिए, रोशमिता के जस्टिस के लिए कि कोई किसी एक लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ न कर पाए ऐसे। वहीं मसूरी में हमारी खबर का असर हुआ है। बता दें 12 साल बाद कोलोखेत झड़ीपानी रोड के निर्माण की कवायद शुरू हो चुकी है। दरअसल क्षेत्र के लोग काफी वक्त से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे, बावजूद इसके जिम्मेदारों ने सड़क का निर्माण करना जरूरी नहीं समझा। हालांकि हमारे द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। नमस्कार, मैं आयुष गोयल, यहीं बालोगंज का निवासी। और यहाँ पे रोड की आप हालत देख ही सकते हैं, कैसे बरसात के टाइम में यहाँ पे पानी भर जाता है और पूरी सारे नालों का पानी आके यहीं इकट्ठा होता है। काफ़ी पानी भर जाता है आपका 6 से 7 इंच, जिससे लोगों को यहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ होती है। पहले भी हमने आपके माध्यम से खबर जाहिर की थी, तब थोड़े नालियाँ खुली थी, उसके बाद दोबारा आपकी नालियाँ फिर अब वही स्थिति है, ना किसी ने कुछ इसके बाद यहाँ का कुछ देखा, ना यहाँ पे कोई सुधार हुआ है। अभी कल आपके माध्यम से झड़ीपानी के और आपकी शॉर्टकट की न्यूज़ आई थी, तो उसका संज्ञान लिया गया है नगर पालिका द्वारा और वहाँ का रोड का कार्य शुरू हो गया है। देहरादून में ऋण वसूली अधिकरण के तहत 2 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। DRT के रजिस्ट्रार मुकेश कुमार गैरोला ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में उत्तराखंड के सभी जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जिसके भी ऋण वसूली से संबंधित मामले DRT में चल रहे हैं, वो इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। नमस्कार, ये जो 2 अगस्त को विशेष लोक अदालत लगाई जा रही है, ये माननीय राष्ट्रीय सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण NLSA
के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इस ऋण वसूली अधिकरण देहरादून में आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोक अदालत का जो प्लेटफॉर्म है वह एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है, जिसमें दोनों पक्ष आपसी सुलह समझौते के आधार पर राजीनामा करते हैं और उनके वादों का निस्तारण होता है। वहीं रुड़की पहुंची मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने नारसन में माही स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाई जा रही डेयरी का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस डेयरी को ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से चलाया जा रहा है और इसे सीबीओ स्तर के उद्यमों के तहत स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। डेयरी में बनाए जा रहे उत्पादों को अन्य जगह पर सप्लाई किया जा रहा है। देखिए, आज नारसन ब्लॉक में हमारे राधे CLF हैं, उनके द्वारा डेयरी का काम किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। अभी जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है उसमें कम से कम 1000 लीटर जो है पर डे दूध का कलेक्शन किया जा रहा है, कम से कम 60 से 70 महिलाओं के द्वारा। और उस दूध कलेक्शन करने के उपरांत ये दूध जो है वो आंचल डेयरी को भी बेच रहे हैं और मार्केट में भी बेच रहे हैं डायरेक्टली। और उसके अलावा अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, मिठाई हो गया, घेवर हो गया, ये सारे भी प्रोडक्ट्स इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इस आउटलेट को जो शुरू हुआ है उसको अभी 1.5 से 2 महीने ही हुए हैं, मगर प्रति महीने जो है इनकी 60,000 के आसपास नेट प्रॉफिट जो है वो निकल के आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न। गांव की सरकार को चुनने के लिए वोटर्स दिखे उत्साहित। मतपेटियों में कैद प्रत्याशियों की किस्मत। बोर्ड परीक्षा में खराब परिणाम पर पहाड़ चढ़ेंगे टीचर्स। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नई नियमावली तैयार। शिक्षा विभाग के फैसले पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड में मिल रहे महिलाओं के लावारिस शवों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। विपक्ष बोला प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल। पिछले 5 साल में 318 महिलाओं के शव बरामद। और हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद नगर निगम की परीक्षा। शहर में कांवड़ियों ने फैलाई गंदगी। 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाने में छूटे पसीने।